दोस्तों, आपके रूबरू हैं अशरफ अहमद जाफरी साहब। बिल्कुल फ़कीराना तर्ज अमल भी आपका है, तर्ज रहाइश भी है और कलंदरी हमने देखा आप में। तो हम चाहेंगे कि आप रिसर्च स्कॉलर को अपने सामने रखते हुए आप अपना तारुफ मुख्तसर तरीन करा दीजिए। तो आप अपना नाम, वालिद साहब का नाम, दादा तक जाइए और अपने बारे में कैसे आपने तालीम हासिल की, किस तरह से आपने ज़िंदगी के इतने अयाम गुजारे और बाल बच्चे कितने हैं, वो क्या कर रहे हैं, ताकि जब रिसर्च स्कॉलर को आपकी शख्सियत पर लिखना पड़े तो उनके डॉक्यूमेंट्री उनके काम आए। बहुत बहुत नवाजिश शाही जमील साहब, आपने मेरी ज़ात से जो तवक्को वाबस्ता की ये तो बहुत ही बुलंद है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें सोचेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरा अदब में कोई काम नहीं है जी। तो मेरे ऊपर रिसर्च कौन करेगा जी। तो लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश अगर है कि मैं अपने ताल्लुक़ से कुछ बातें बताऊं तो मुख्तसरन ही इसलिए कि मेरे पास वो मेरी ज़ात के ताल्लुक़ से भी जो मवाद है वो भी उसका सरमाया भी बहुत ही मुख्तसर है। तो मैं यही कहूँगा कि अशरफ अहमद नाम है और उसके बाद फिर अशरफ अहमद जाफरी के नाम से लिखता हूँ। अदबी नाम है ये। अदबी नाम समझ लीजिए। वालिद साहब का नाम मोहम्मद अय्यूब मरहूम और दादा वालदा का ही बताइए, माँ का बड़ा रोल होता है शख्सियत पर। मेरी अम्मा का नाम अनवरी बेगम था जी। और मेरे दादा अब्दुल खालिक साहब थे जी। और मेरी दादी नूर बेगम जी। और दोनों शायरी मतलब शायरा और शायर थे। तो आपका तो ये विरसे में आपको अदब मिला है। जी। लिखा था कि दादा अब्बा जब दादी अम्मा को कोई ख़त लिखते थे तो मंजूम लिखते थे, दादी अम्मा भी उसका जवाब मंजूम देती थी। वाह। तो शायद वाकई हो सकता ये तो मेरे लिए पहली जानकारी है कि ये मियाँ बीवी अगर दोनों अदब से जुड़ा हो जी तो मंजूम में ख़त व किताबत मुमकिन है। हाँ, लेकिन अफसोस के वो सब कुछ बचा नहीं। और पहले तो बहुत कुछ था, जैसे आप जानते हैं पहले जब ये सब टीवी और का मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था तो लोग किताबें पढ़ते थे, घरों में रिसाले आते थे, घरों में किताबें ख़रीदी जाती थी। तो मेरे यहाँ भी वो सब होता था जी। तो वो एक ज़ख़ीरा था, लेकिन अब आहिस्ता से करके वो सब ख़त्म हो गया। तो वो जो कागज़ात थे यानी जो ख़ुतूत वगैरह दादी अम्मा और दादा अब्बा के वो भी ज़ाया हो गए। हाँ, लेकिन ऐसा है कि मेरे अब्बा जो रोज़नामचा लिखते थे जी वो इत्तेफाक से मेरे पास महफूज हैं जी। और मेरी खुश दामन साहिबा भी डायरी लिखती थी घरेलू, उनकी डायरी भी मैंने महफूज रखी है। बहुत बड़ी पूंजी आपने बचा ली। जी। और इसलिए कि रोज़नामा निगारी की जो अहमियत है वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। तो किसी ज़माने में रोज़नामा निगारी से भी शौक़ रहा और अभी भी है। तो मैंने आप अपने शौक़ के बारे में कह रहे हैं? हाँ जी। क्या आपको भी रोज़नामा निगारी से शौक़ है? जी, शौक़ है। और मैं एक ज़माने में तो बिल्कुल रोज़ाना लिखता था, उसके बाद मसरूफ़ियत नहीं जाती। अब यहाँ से हम चाहेंगे कि आप फिर नॉस्टैल्जिया वाली बात हो कि आप बैठ जाइए कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की। अच्छा। और आप जो आपकी आखिरी डिग्री है वो कहाँ तक है? तालीम जो है वो बाकायदा तौर पर मेरी तालीम का आगाज़ कलकत्ता मदरसा से हुआ। कौन सा मदरसा? कलकत्ता मदरसा, जो मदरसा आलिया के नाम। हाँ, यही हम जानना चाहते थे। हाँ, लेकिन ये मदरसा आलिया के नाम से मशहूर है जी। तो वहीं मेरी इब्तदाई मतलब वहीं से मेरी तालीम का बाकायदा आगाज़ हुआ जी। क्लास 6 में मेरा दाखिला हुआ था जी। और वहीं से माध्यमिक पास किया जी। और मोहम्मद जान से HS। जी। मोहम्मद जान में जिस ज़माने में HS कर रहा था उस ज़माने में वो मॉर्निंग था और धर्मतल्ला से ट्रामें वहाँ जाती थी। तो अब तो वो ट्राम का रूट बदल गया है, वहाँ तो ट्राम लाइन भी ख़त्म कर दी। सवाल है कि ट्राम भी जो है किसी ज़माने में अब वो आदमी वीडियो देखेगा ट्राम का। मैंने एक वीडियो बना दिया है ट्राम का। जी जी जी। इसी बात को पेश नज़र रखकर। हाँ, तो वो मॉर्निंग था और हम लोग ट्राम से सफ़र करते थे धर्मतल्ला से वहाँ तक का। जी।
और उसके बाद फिर ऑनर्स किया मौलाना आज़ाद कॉलेज से। मेरे उस्तादों में मुझे फ़ख्र है कि जावेद निहाल साहब से मुझे पढ़ने का शरफ़ हासिल हुआ, एजाज़ अफ़ज़ल साहब से, असद सिद्दीकी साहब से, अब्दुलसत्तार शाहिदी साहब से, नसर ग़ज़ाली साहब से। तो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। ये हज़रात मेरे असतिज़ाए कराम थे। यहाँ से ऑनर्स करने के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए किया, तो वहाँ भी मुझे वहाँ के उस्ताद का नाम बताइए। हाँ, अब सबसे पहले तो मैं बहुत ही एहतराम से ज़फ़र कानवी साहब का नाम जी। लूँगा, उसके बाद अब्दुल मन्नान साहब, ज़की साहब, शमी मुनव्वर साहब, हाँ यही है। इन लोगों ने दर्स व तदरीस के फ़राइज़ बहुत ही खुलूस के साथ अंजाम दिए और कुछ ना कुछ हम लोगों के अंदर भी तालीम और अदब से अदब का ज़ौक़ पैदा किया। ख़ास तौर पर ज़फ़र कानवी साहब का पढ़ाने का अंदाज़, उनकी जो तालीम देने का अंदाज़ था, और वो तनक़ीद का पेपर पढ़ाते थे, तो तनक़ीदी शऊर उन्होंने जगाया जी। और लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा किया। तो मेरे ख़्याल में एक उस्ताद की कामयाबी मेरे ख़्याल में यही है कि वो अपने शागिर्दों में भी लिखने पढ़ने का शौक़ पैदा कर दें। तो सिर्फ़ ये इस नाचीज़ के साथ नहीं, बल्कि मेरी जमात में जितने भी लोग थे, मेरी जमात मेरे क्लास फेलोज़ जो थे, उनमें से भी कई ऐसे हैं जिन्होंने, उनका नाम अगर आपको याद हो अच्छा, कुछ ख़ास दोस्तों का। ख़ास में तो सबसे पहले आसिम शहनवाज शिबली साहब हैं, और जो काबिल मतलब के मोहताज तारुफ़ नहीं है, मौलाना आज़ाद कॉलेज से वाबस्ता, और अलक़मा शिबली साहब के साहबजादे। उसके बाद डॉक्टर अज़रा मनाज़ साहिबा अभी अफ़साने लिखती हैं, उनकी भी कई किताबें आ चुकी हैं। इब्राहिम होश साहब की साहबजादी परवीन अख्तर जी, वो अफ़साने लिखा करती थी उस ज़माने में, तो वो थी। तो ये सब हैं। और मैंने जैसे मैं अगर सेकंड ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर में जो लोग थे एमए में, उनमें भी कुछ लोग काबिल ज़िक्र हैं जिनको जो आज बहुत एक मुकाम है। हाँ जी, बल्कि वो लोग ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिनमें सबसे पहले जो आपका बंगाल में जो अफ़साने के नाक़िद कहलाते हैं, मक़सूद दानिश साहब, वो थे। एहसान दरभंगी साहब के साहबजादे हुमायूं जमील साहब, उसके बाद ये उस्मानिया बुक डिपो वाले के साहबजादे आखा साहब के साहबजादे सलीम रिजवी साहब, नाजिम सुल्तानपुरी साहब की साहबजादी अरिन बेगम वो थी। तो अभी मेरे क्लास फेलो में एक साहब थे इजहार करीम जी, अब वो माशाल्लाह शायर बन चुके हैं जी, और नाम कमा रहे हैं उर्दू शायरी की दुनिया में। जी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ही उसके शुबा उर्दू से जी तालीम हासिल की। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि प्राइवेट से फ़ारसी में भी एमए किया जी, और फिर शौक़ पैदा हुआ कि पीएचडी की जाए जी। तो पीएचडी हुगली मोहसिन कॉलेज से जी उसका आगाज़ किया और थीसिस भी कंप्लीट कर ली। तो आपके निगरान कौन थे? हाँ, मेरे निगरान थे। हालांकि उम्र में तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अपनी काबिलियत में माशाल्लाह इतने बड़े हैं कि मैं उनके बड़े भाई को तो तुम करके बात करता हूँ, लेकिन उनसे आप करके बात करता हूँ। मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर उमर ग़ज़ाली साहब। जी, तो ये मेरी बदकिस्मती तो आप है। मैंने वो डिग्री हासिल की या नहीं की? वही मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने थीसिस कंप्लीट करने के बावजूद डिग्री हासिल नहीं की। इसकी बड़ी वजह क्या है? मेरी काहिली नहीं, ऐसे मासूम शौकी साहब का जो उनकी थीसिस पर मैंने अभी तारुफ पेश किया है, तो उसमें उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया है। अच्छा। कि कलकत्ता वालों में ये खूबी है, हाँ। मैं बेशतर लगा देता हूँ, अच्छा। वरना सब शामिल हो जाएंगे जी। कि वो किसी को पनपने नहीं देते हैं। अच्छा। जो होनहार होता है, हाँ। तो हमने उनसे कहा भी कि कलकत्ता नहीं, ये किसी भी सरजमीन से यही बातें वाबिस्ता है। मानी इस जैसे कुछ लोगों को आप देखिएगा, गांव देहात जाते हैं, जब खेत से चलते हैं तो आल से उतर के भी कुछ लोग चलते हैं। अच्छा। जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है। तो ये एक जहनी तस्कीन भी होती है कि मैंने उसे ये नहीं करने दिया, मैंने उसे वो नहीं करने दिया। अच्छा। एक जहनी तस्कीन, ये नफ्सियात की भी बात है।
तो उन्होंने बड़ा कर्व का इजहार किया कि आखिर में मुझे बिहार जाना पड़ा। अच्छा। और अपने हम जमात जो हैं रईस अनवर साहब, उनके तवज्जुह से फिर वहाँ से डिग्री हासिल की। तो ये तो अच्छी बात नहीं है और सच्चाई है कि ऐसे मसाइल जो हैं बहुत सारे लोगों के साथ है जिंदगी में। जी जी। तो उन्होंने तो हार नहीं मानी। जी जी। और आपके मामले में हमको लगता है कि आप जो है सब पर डाल दिया। हाँ जी, मैंने सब इस पर डाल दिया और इस पर डाल दिया और बात आगे नहीं बढ़ी। अब हम आपको अपनी पीएचडी के बता दूं। हाँ ज़रूर। कि जब मैंने पीएचडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया भागलपुर यूनिवर्सिटी से, जी दोस्त था तो वो पीएचडी नहीं था, मैं पीएचडी होने जा रहा था, तो उसने ऑफिस में ऐसे जाल बिछाए कि मैं पीएचडी नहीं कर सकूं। अच्छा। एक्शन लगाया गया कि आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मैं बड़ा उलुल अज़्म आदमी हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं गया सीएल लेकर 3 दिन का, उसके बाद एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तो उसको हम ईएल में कन्वर्ट करा लिया। अच्छा। अब मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं वो भी डॉक्टर थे, भगवती शरण मिश्र, अब नहीं रहे दुनिया में। तो वो गच्चा खा गए कि अब तो उनकी गिरफ्त से हम बाहर हो गए थे। जी। तो मैंने 3 महीना खुदा में बैठ कर जो है अपने थेसिस को मवाद जमा कर लिए। माशाअल्लाह। अब मवाद जब जमा कर लिए तो फिर अपने घर पे काम किया। वाह। तो हम पानी की तरह रास्ता भी निकालते हैं। बहुत खूब। हाँ, इस तरह से आगाज हुआ तालीम का जी। और किस मुकाम तक पहुँचे। जी। तो आपके पीएचडी की डिग्री न लेने का मुझे कोई अफसोस इसलिए नहीं है कि कितने पीएचडी होल्डर पर आप भारी हैं अपनी खिदमत की वजह से। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो कंपाउंडर भी नहीं है सलाहियत में, जी। उनसे तो आप बेहतर हैं, उनसे तो बेहतर हैं कि आप डिग्री नहीं ले सकें। लेकिन आज जो आपकी सलाहियत है, अदब में आपको जिस तरह का एहतराम है, आप जिस तरह मोतबर हैं और जिस अर्करेजी से हम तो आपको देख कर हैरान रह जाते हैं कि आप प्रोग्राम वगैरह में जाते हैं तो बिल्कुल गोशा नशीनी वहाँ भी तलाश करते हैं, कोने कतरे में आप जाकर अपना काम करते हैं। जी। ये मेरा मुशाहदा है आपके तई। तो जो काम करने वाला होता है वो इसी तरह सोन नदी के बालू से सोना निकाल लेता है। वाह। अगर उसका इरादा पक्का हो तो बालू छान कर भी सोना निकाल लेता है। तो वो आप करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में भी बताइए, ये भी एक अहम मामला है। अच्छा। आज शायर व अदीब व फनकार के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि उनके घर वालों ने उन्हें कितना कोऑपरेट किया जी। और उनके जो अदब में जो मकाम हासिल किया है उसमें उनका कितना माने वो खसारा है, या कितना वो हिंदी में बड़ा अच्छा शब्द आता है योगदान, माने मुआवनत, कितनी मुआवनत रही है। अब बगैर घर वालों की मुआवनत से, मेरा अपना जाती तजुर्बा है कि बगैर घर वालों की मुआवनत के कोई भी न फनकार बन सकता है न तख्लीकार बन सकता है। जी जी। ये मैं जानता हूँ। बिल्कुल। इसलिए ये बात भी अहम है कि आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी है और आपने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की। तो आप शादी का वाक़या बताइए, कब हुई, बाल बच्चे कितने हैं और वो क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि मुलाजिमत मिलने में बड़ी ताख़ीर हुई। हाँ, मुलाजमत के बाद ही शादी होती है जी। ये लड़कों को झेलना पड़ता है जी, वरना 2 कौड़ी का मुलाजमत, अगर सरकारी नौकरी तो गोरी दुल्हन मिल जाती। तो चूँकि वो मुलाजिमत मिलने में ताख़ीर हुई, इस वास्ते शादी में भी ताख़ीर हुई। बच्चे भी अब मतलब कि अभी पढ़ रहे हैं, हालांकि मुझे मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए 4 साल गुजर गए। लेकिन अफसोस नहीं है, मैं भी जब 18 में मैं रिटायर किया हूँ। अच्छा। तो मेरी छोटी बेटी मैट्रिक का इम्तहान दे रही थी। अच्छा अच्छा, तो लेट मैरिज की सज़ा तो भुगतना है। जी जी, जो वही हाल मेरा भी हुआ। तो बहरहाल मेरी शादी हुई 21 जनवरी 2001 में। 2001 मेरी अहलिया, उनका नाम, जूनियर हो गए हमसे। हाँ जी। मेरी 90 में शादी हुई। अच्छा अच्छा, वाह। पीएचडी भी 90 में किया। माशाल्लाह। तो वो रेशमा बेगम नाम है उनका।
और जी। 2 बेटे हैं और दोनों पढ़ रहे हैं अभी। नाम बताइए बड़े छोटे के, पहले बड़े का उसके बाद छोटे का। बड़े का नाम है अली असगर जी। और छोटे का नाम है अली अब्बास। छोटे का नाम अली अब्बास। अली अब्बास। बहुत खूब। और ये लोग अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। जी। और आपके अदब को देखकर आप जिस तरह से अदब की तख्लीक कर रहे हैं, जिस तरह अदब के आप अमीन और मुहाफिज बने हुए हैं, तो ये बात मुझे पूछनी नहीं चाहिए कि आपको कितनी मुआवनत मिलती है अपने बाल बच्चे बीवी से। अच्छा। बाल बच्चे बीवी से कितनी मुआवनत मिलती है ये जग जाहिर हो गया। इसलिए ये सवाल मैं यहीं पर छोड़ता हूँ जी बेहतर। कि आपके बाल बच्चे भी आपको कोऑपरेट करते हैं। मेरी तरह आप भी खुशनसीबों में हैं। जरूर जरूर। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत खुशनसीब नहीं होते हैं इस मामले में। उनके घर वाले जी। उन्हें माने भोला बाबा के साढ़ की तरह नहीं छोड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी खुशनसीब हैं, मैं भी खुशनसीब हूँ कि अदब की खिदमत करता हूँ तो घर वालों की मुआवनत से। वाह। अब मेरी माँ तो अभी 92 साल की दुआएं देने के लिए माशाअल्लाह। अभी हैं। अल्लाह की रहमत है मेरे ऊपर। माशाअल्लाह। तो आप ये बताइए कि मुलाजमत आप किस तरह की मुलाजमत की आपने? शुरू में तो लोग कई तरह की मुलाजिमत से वाबस्ता हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे इत्तेफाक़ात आए। ट्यूशन पढ़ाया, मदरसे में पढ़ाया, स्कूल में पढ़ाया, कॉलेजों में भी पार्ट टाइम या गेस्ट लेक्चरर की हैसियत से तालीम दी। और एक इन मुलाजिमतों के सिलसिले में एक मुलाजिमत का ज़िक्र करना चाहूँगा जी। वो इसलिए कि यहाँ एक बहुत नामी प्रेस था जी जो कोहिनूर आर्ट प्रेस के नाम से जी, मैं भी नाम सुन चुका हूँ। हाँ, तो उसके मालिक थे काजी अलमास साहब जी। और उनके यहाँ उनका जो ऑफिस है, उनका जो उनका जो प्रेस है उसकी 2 शाखें, एक 14 नंबर वेलेस्ली सेकेंड लेन में और एक 3 नंबर अब्दुल अली रो में। जी। तो उनकी हयात में ये दोनों प्रेस की तरक्की उरूज पर थी। और यहाँ मतलब सिर्फ बंगाल या हिंदुस्तान नहीं, बैरून हिंदुस्तान से भी बहुत सारे ऑर्डर्स आते थे। कई डिपार्टमेंट थे, कई सरकारी किताबों का भी मिलता ही होगा। सरकारी किताबें तो वहाँ नहीं छपती थी, लेकिन और दीगर किताबें छपती थी। इंतखाब नाम का एक डाइजेस्ट यहाँ से निकलता था, वो वहीं छपता था। और गालिब की शायरी, मतलब उनकी शायरी का इंतखाब अंदाज़े बयान गालिब के नाम से शाया हुआ, जिसमें गालिब का कलाम तो उर्दू में है, लेकिन उसी रस्मुल ख़त बदल कर हिंदी, बंगला और अंग्रेज़ी में भी वो कलाम शाया किया गया। यानी एक सफ़े पर गालिब का उर्दू में कलाम है, उसका रस्मुल ख़त बदल दिया गया, तो वो अंग्रेज़ी, हिंदी और बंगला में भी वही गज़ल शामिल कर दी गई। तो बहुत माने मिसाली किताब है। जी हाँ, तो ये किताब वो मेरे ख्याल में 69 या 70 में ये किताब छपी थी कोहिनूर आर्ट प्रेस से। तो आपके वहाँ से वाबस्तगी रही है? मैं वहाँ मुलाजिमत करता था और मेरी तनख्वाह थी 18 रुपया महाना। जी। जी, अल्लाह बरकत देने वाला। और अल्लाह बरकत देने वाला। तो वो मुलाजिमत इसलिए काबिल ज़िक्र है क्योंकि मुझे वहाँ काज़ी अलमास साहब को करीब से देखने का मौका मिला। काज़ी अलमास साहब का अपना ज़ाती मकान AGC बोस रोड में ठीक वहाँ पर है जहाँ मदर टेरेसा का घर है। जी। उसके बगल में उनका मकान था, ज़ाती मकान। अब वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है। जी। वहाँ मकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। ज़मीन बोस मतलब से ज़मीन बिल्कुल, अब मैंने रहाइश हो ही नहीं सकती। नहीं, ज़मीन है वहाँ। लोग ईद बकरीद के मौके पर, ख़ास तौर पर बकरीद के मौके पर, उनके जितने मुलाजिमीन हैं जी, वो उन्हें सलाम करने के लिए उनके घर जाते थे और वो सलामी मिलती होगी। सलामी, वो बैठे रहते थे एक कुर्सी पर और वो उनका जो गैरेज था, बड़ा सा गैरेज, वहीं पर कुर्बानी होती थी खस्सियों की। और एक सेनी पर वहाँ गोश्त के टुकड़े रखे जाते थे। वो एक हाथ से एक मुट्ठी में जितने भी टुकड़े आ जाए वो एक बच्चे के हाथ में देते हैं और 1 रुपये का नोट
बिल्कुल तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। वो 1 रुपये का नोट ज़्यादा भारी है। वो दिया करते थे, तो वो मतलब कि मुझे भी मिलता था। देखिए ये बात तो आपसे गुफ्तगू से न जाहिर हुई, हाँ, एक बहुत अहम बात है। बहुत अहम है। और वो काजी अलमास साहब के ताल्लुक़ से फिर बाद में अगर कुछ कभी गुफ्तगू होगी तो वो एक अलग मौजू है। मैं जी। उस सिलसिले में कुछ याददाश्त कुछ तो आप- बता सकता हूँ। फिलहाल चूँकि अभी मेरी तरफ से हाँ इसका जी, ताल्लुक़ है, तो आपसे जुड़ी हुई हाँ, बातें तो अभी इसलिए उनको छोड़ दीजिए। जिंदगी हो गई, हम्म, और ये जिंदगी काफ़ी जद्दोजहद भरी रही। हम्म, माने ये जो है लोहे का चना चबाना पड़ा है। और आप कह रहे थे तो मुझे मेरा अपना माजी याद आ गया अच्छा। कि मैंने भी ट्यूशन पढ़ाया। हम्म, आदमी जो मुशक्कत करके आगे बढ़ता है और मजबूत होता है, उपस की तरह हालात से मुकाबला करना, ये जद्दोजहद की जिंदगी ही सिखाती है। भोगी हुई जिंदगी ज्यादा पुख्ता होती है, उसमें एहसासात निजी होते हैं, महसूसात जो है वो हकीकी होते हैं। इसलिए हम लोगों को, मैं तो शर्मसार नहीं हूँ कि हमारा माजी, मैं एक मामूली बाप का बेटा रहा हूँ, बहुत जद्दोजहद की ज़िंदगी गुजारी। आपने कहा कि नौकरी में बड़ी मशक्क़त उठानी पड़ी, तो तजुर्बे भी आपके बहुत हुए होंगे ज़िंदगी के, अपनों और पराये की परख भी हुई होगी। तो हो ही जाता है। तो दोस्तों, ये है बिल्कुल खालिश अशरफ अहमद साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बातें, शख्सियत से जुड़ी हुई किस्त है। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, नाज़रीन का भी शुक्रिया।